नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्ग आईसीएस पर। और हम पिछली 2-3 क्लासेस में इकोनॉमिक सर्वे और उत्तराखंड बजट की बात कर रहे थे। उत्तराखंड बजट के बारे में, बजट की जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, जिसके अंतर्गत हमने कई सारी चीज़ें देखी थी। राजस्व प्राप्ति क्या होती है, जनरल टर्म देखी थी, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। उसके साथ ही हमने वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 क्या कहता है, आर्टिकल 202 क्या कहता है, वो देखा था हमने। और बजट के प्रकार क्या है, जैसे जेंडर बजट था, सरप्लस बजट था, घाटे का बजट था। तो इस प्रकार से हम बजट के एक ओवरव्यू को लेकर चल रहे थे कि कैसे हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, ये बात थी। तो इसी में हम, हमारा जो लास्ट टॉपिक था, हम कहाँ थे, ये हम इसकी बात कर रहे थे, करके आ गए थे बेसिकली, कि प्राप्ति की अगर हम बात करें तो एक साइड हमारा क्या है, राजस्व प्राप्ति, और दूसरी तरफ हमारा क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, और इसमें ऋण वसूली होता है, उधार व अन्य देयताएं होती हैं, ऋण प्राप्ति होती है, व अदर रिसिप्ट, अदर प्राप्ति भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, बेसिकली मैं इसको एक आपको पीपीटी या पीडीएफ के माध्यम से ही बताऊंगा कि आपको कैसी चीजें बेसिकली करनी है। बट यहाँ पर आपको ये, शायद अगर मैंने पिछली क्लास में बताया था तो अच्छी बात है, राजस्व खर्च वो होता है जो हमारी वित्तीय परिसंपत्तियों को ना बढ़ाए या फिर पूंजी का निर्माण ना करे। हम राजस्व खर्च की बात करके आए थे कि राजस्व खर्च क्या होता है। राजस्व खर्च बेसिकली वो खर्च होता है जैसे सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी दी जाती है या फिर पेंशन्स दी जाती हैं, तो वो किस में आता है, राजस्व खर्च में आता है। वहां से कोई पूंजी का निर्माण प्रत्यक्ष तौर पर नहीं हो रहा होता। बट जब हम पूंजीगत खर्च की बात करते हैं, तो पूंजीगत खर्च में जब हम देखते हैं तो यहां से क्या है कि हमारी वित्तीय परिसंपत्तियां बढ़ रही होती है और वही लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कम होती हैं बेसिकली, और पूंजी का निर्माण भी कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें पूंजीगत निर्माण की, अगर हम पूंजीगत, अगर हम प्राप्ति की बात करें, ठीक है, पूंजीगत अगर हमने सपोज दैट कोई रोड बनाया, कोई रोड बनाया, तो इससे हम क्या लेंगे, टोल लेंगे। ठीक है, और एक समय के बाद क्या है कि टोल एजेंसी को ये रोड दे दिया जाता है। टोल एजेंसी को ये क्या करता है, बेसिकली एक मॉडल बोलते हैं बीओटी, इसे कहते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ड ऑपरेट बीओटी बोलते हैं। हाइब्रिड एन्युटी में मॉडल भी होता है, पीपीपी भी होता है, तो कई सारे मॉडल होते हैं निर्माण के। तो इसमें क्या होता है कि सरकार भी अपनी तरफ से कुछ पूंजी देती है और कुछ क्या लगाता है, टोल एजेंसी लगाएगी, और टोल एजेंसी सब ये क्या करेगी, और ये रोड बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक टोल लगा दिया गया, और आपने देखा है जब यहाँ से हम गुजरते हैं तो इसकी क्या, हमें कुछ फीस पे करनी पड़ती है। और हाल ही में आपने देखा होगा, माननीय हमारे जो केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी जी ने कहा है कि एक साल में 3,000 रुपए, यानी कि 3,000 रुपए क्या होगा, आपका फिक्स टोल होगा सिर्फ निजी वाहनों के लिए, और वहां पर क्या होगा, 200 एंट्री फ्री होंगी। और आप अगर इसे डिवाइड करेंगे तो मतलब एक एंट्री आपको कितने की बैठेगी, 15 रुपए की। ठीक है, 15 रुपए की, तो यानी आपका एक चक्कर में आपके 15 रुपए लगेंगे मात्र। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट पे कहा गया है, अब शुरुआत कब होती है, नोटिफिकेशन कब आता है, तब की बात है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, पूंजीगत प्राप्ति की। तो पूंजीगत प्राप्ति बेसिकली वो प्राप्ति होती, नहीं, हम खर्च की बात कर रहे हैं ना, इसे खर्च कर लेना। अभी तक जो बात की हमने खर्च की बात की है, खर्च। ठीक है, तो हमने जो रोड बनाने में पैसा खर्च किया बेसिकली, वो किसके लिए किया, पूंजीगत खर्च किया। और उससे क्या हो रहा है, हमारी वित्तीय परिसंपत्तियों का, यानी टोल आएगा हमारे पास, और उसमें से जो पैसा बचेगा फिर हम अदर
हेड में या फिर अदर साइट पे हम उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पर उसे लगाएंगे और फिर वहां से क्या होगा, हमारा और रेवेन्यू जनरेशन होगा। और इस तरीके से क्या है कि एक चक्र या सुचक्र बनता चला जाता है या फिर चलता चला जाता है, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था की भी स्थिति बेहतर होती है और प्लस सरकार की स्थिति भी बेहतर होती है, और उस पैसे को फिर मानव कल्याण या फिर समाज कल्याण के लिए सरकार के द्वारा खर्च किया जा सकता है, ये बात। और यहीं पर राजस्व खर्च की बात हो गई, पूंजीगत खर्च की बात हो गई। यहीं पर मैंने कर राजस्व आपको बताया था। बेसिकली कर राजस्व होता है जो हमें टैक्स से पैसा मिलता है, राज्य सरकार के द्वारा कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, उससे पैसा मिलता है। और करेत्तर राजस्व क्या होता है, एक ये टर्म है मुझे आपको समझानी है। करेत्तर राजस्व क्या होता है, बेसिकली ध्यान रखना, हम टर्म पढ़ते हैं, हमने क्या देखा, राजस्व प्राप्ति, ठीक है। और इसमें हमने दो प्रकार से देखा, एक तो कर राजस्व और दूसरा देखा हमने कर से इतर या फिर करेत्तर, ठीक है। कर क्या होगा, यानी स्टेट के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है, ठीक है, उससे पैसा जो आएगा उसे हम किस में रखेंगे, कर राजस्व या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट में। और कर से इतर मतलब आप जमीन खरीदते हैं, तो वहां पर आप क्या देते हैं, कुछ स्टाम्प ड्यूटी देते हैं। आपको शायद अगर नहीं पता हो तो पिताजी से पूछना, वहां पर आप क्या देते हैं, स्टाम्प ड्यूटी देते हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, यही हमारा कर से इतर जो आय प्राप्त होती है उसमें आता है बेसिकली, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमने राजस्व प्राप्ति भी, पूंजीगत प्राप्ति भी हमने, और राजस्व खर्च भी और पूंजीगत खर्च भी बेसिकली हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं बजट की, क्योंकि उसमें डेटा बहुत सारा है तो चीजों को समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसलिए मैं इसके माध्यम से आपको इस चीज को समझाऊंगा। हाँ, देखो ये आई थिंक क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए देखो, उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष मैंने बताया था कि आपको कौन सा है, 25-26 की हम बात कर रहे हैं, तो 25-26। और ध्यान रखना, कभी भी ना आप अगर अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर जब भी पढ़ने का प्रयास करें तो आपको ये बात आप ये हमेशा ध्यान रखना कि ऑफिशियल और ऑथेंटिक सोर्स को ही क्या करें, यूज करें बेसिकली, ठीक है। तो मैंने ये उत्तराखंड सरकार का जो बजट है वहीं से पेज लिया है, और जब हम इसके नेक्स्ट पेज की बात करते हैं तो देखो ये है बजट का सार, ये बजट का क्या है, सार। ये देखो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। थोड़ा जूम आउट या फिर हायर क्वालिटी में करके वीडियो को देखिएगा तो चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी। देखो जो चीज मैंने आपको बताई थी, ये सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और अच्छा, इससे पहले एक चीज और देखते हैं, चलिए खैर यही बता दूंगा मैं। देखो हमने बात करी थी राजस्व प्राप्ति की, और इसमें क्या है, एक कर राजस्व और एक क्या है, करेत्तर राजस्व। यहां पर क्या लिखा है, टैक्स रेवेन्यू, और एक क्या लिखा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर हम देखते हैं क्या है पूंजीगत प्राप्ति। इसमें क्या मैंने बताया था आपको, ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी सरकार के द्वारा कुछ लोन्स प्रोवाइड किए रहे जाते हैं, किसी को उधार दिया जाता है, तो वहां से जो उसका रिपेमेंट हो जाता है वो किस में आएगा, पूंजीगत प्राप्ति में। अदर रिसिप्ट में आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा यदि पीएसयू से या फिर
अन्य किसी माध्यम से या फिर लोन अगर किसी को दे रखा है और उससे ब्याज की प्राप्ति हो रही है तो वो किस में आएगा, अदर रिसिप्ट में। बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज सरकार के द्वारा क्या होता है, मैंने आपको बताया घाटे का बजट क्या होता है कि पहले व्यय सुनिश्चित किया जाता है और फिर आय को देखा जाता है, और इसलिए हम किसे क्या कहते हैं, घाटे का बजट। तो सरकार के द्वारा क्या है, लोगों से भी बॉन्ड जारी करके, डिवेंचर जारी करके या फिर अन्य किसी एनएससी जारी करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी ऋण लिया जाता है। तो वो किसकी कंडीशन में आएगा, बोरोविंग, उधार एवं अन्य देयताएं। तो ये बात यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो ये किसकी बात हो गई, बेसिकली कुल प्राप्तियां। तो हमारी कुल प्राप्तियां कितनी हुई, 1,01,034। तो इस प्रकार हमारी जो कुल प्राप्ति हुई, हमारा जो बजट होगा वो कितने का है, 101, आई थिंक दिखाई कम दे रहा है, चलिए खैर आप यहीं से देखिएगा, 101,034, 1,01,034 करोड़ रुपए का हमारा बजट है। ठीक है, ये लास्ट ईयर की तुलना में अगर मैं आपसे बात करूं तो लास्ट ईयर की तुलना की जब हम बात करते हैं, लास्ट ईयर की तुलना में अगर हम बात करें तो पिछले जो वर्ष में था वो 89,000 करोड़ रुपए का बजट था। ठीक है, इसमें लगभग 13 से 14% की वृद्धि हुई है और तब जाके ये 101,034 इतने हजार करोड़ रुपए का बजट हुआ है। यानी अगर हम बात करें 2024-25 का कितना बजट था हमारा, 89,000 करोड़, और 2000 अभी कौन सा देख रहे हैं हम, 25-26, तो इसका कितना है, यानी सरकार का जो प्राप्ति है, जो सरकार ने एस्टिमेशन किया है कि हम 1,01,034 करोड़ रुपए की क्या करेंगे, प्राप्ति करेंगे और फिर उसके सापेक्ष में खर्च करेंगे। अब खर्च की क्या स्थिति है उसे देख लेते हैं एक बार। खर्च में हम देखते हैं ये वाला, यानी अब क्या है, राजस्व खाते पर मैंने बताया, राजस्व खाते पर अब सरकार के द्वारा क्या होता है कि सरकार ने ऊपर उधार लिया है कुछ, तो उस पर क्या होगा, सरकार को क्या देना पड़ेगा, कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में। तो ये किस में आएगा, राजस्व खाते पर, जिसमें कि खर्च होगा। और पूंजीगत खाते पर जिसमें हम देखते हैं तो ये क्या होगा हमारा, मैंने बताया कैपिटल आउटले, पूंजीगत परिव्यय, यानी कि उन सेक्टर्स में रोड्स बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उस कंडीशन में उस सेक्टर में जो खर्च होगा उसे क्या कहेगा, पूंजीगत परिव्यय। ऋणों की अदायगी, लोन पेमेंट्स, पीछे हमने देखा सरकार के द्वारा क्या हुआ कि कुछ लोन लिया और उसको उतार दिया गया। ठीक है, यानी उतारने का उससे फायदा क्या हुआ कि अब हमें क्या है कि ये इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है, यानी रेवेन्यू में जो हमारा पैसा खर्च चला जा रहा था वो नहीं देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने क्या किया, अब वो हमारी वित्तीय लायबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब इस पैसे को हम पूंजीगत खर्च में, यानी यहां पर पूंजीगत कैपिटल आउटले में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऋण और अग्रिम, तो ये भी पूंजीगत खर्च के अंतर्गत ही आता है। यानी आप ऐसा समझे, सरकार के द्वारा क्या किया गया, किसी को ऋण दे दिया गया। हम राज्य सरकार क्या है कि ऋण लेती भी हो, ऋण देती भी है। तो जब ऋण दिया गया तो उससे क्या होगा, कुछ इंटरेस्ट आएगा, और वो इंटरेस्ट कहां पे आएगा, हमारा पूंजीगत खाते में, यानी पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत। और उस पैसे को हम क्या कर सकते हैं, मानव कल्याण या फिर समाज कल्याण के लिए, या फिर अपने वित्तीय परिसंपत्तियों को बढ़ाने या फिर एसेट निर्माण के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसका भी जोड़ कितना आएगा, लगभग 1,01,175 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आप यहीं तक ही रहिएगा। तो देखो यहां पर दिख रहा है ना आपको, खर्च ज्यादा दिख रहा है और प्राप्ति लगभग कम दिख रही है। तो लगभग 100-150 करोड़ रुपए का फर्क आ रहा है। यही घाटे का बजट भी होता है बेसिकली। कुल व्यय हमारा कितना है, 9+11। ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, कोई मांगेगा, या फिर उत्तराखंड बजट आप डालेंगे गूगल पे तो वहां से ये आ जाएगी। 9 पेज है, बहुत यूजफुल पीडीएफ है। आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अगर कुछ रहता है तो मुझे बता देना। अब इसमें हम 2-3 चीजें देखते हैं, एक है राजस्व घाटा, एक है राजकोषीय घाटा, और एक है प्रारंभिक घाटा। ठीक है, इनकी बात हम करेंगे अभी, पहले हम इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये दिया है प्राप्तियों का विवरण है। पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूं कि इसका क्या मतलब होता है। ये ध्यान रखना, एक होते हैं एक्चुअल आंकड़े, एक होते हैं बजट एस्टीमेट, एक होता है रिवाइज एस्टीमेट और एक होता है बजट एस्टीमेट। आए व्यय ये क्या होता है बेसिकली। देखो एक चीज होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपने कि जब बजट जारी होता है, जब बजट जारी होता है तो एक टर्म यूज होती है बजट इन लाइन। ठीक है, बजट इन लाइन। घबराना कतई नहीं है, चीजें अच्छी तरीके से समझ आएंगी और अच्छी तरीके से समझना भी। बजट इन लाइन, बजट इन लाइन का क्या मतलब होता है, यानी सरकार के द्वारा अगर 2025 और 26 का क्या दिया जा रहा है, बजट पेश किया जा रहा है, बजट पेश किया जा रहा है। मैं यहां आता हूं, हम लिख लेते हैं बजट इन लाइन। ठीक है, बजट इन। अब जबरदस्ती इसका हिंदी करने की कोशिश मत करना, बजट इन लाइन। अगर सरकार के द्वारा क्या है 2025 और 2026 का क्या किया जा रहा है, बजट पेश किया जा रहा है, तो सरकार क्या करती है कि हमारा 2023 और 24, ठीक है, 2023-24 का हमारे पास क्या रहता है, पूरा आंकड़ा रहता है, पूरा आंकड़ा। चूंकि बजट कहां पर जारी, बजट कहां पर पेश होता है, आपने देखा है 1 फेब को, 1 फेब को, और उत्तराखंड का कब पेश हुआ था, 20 फरवरी को, 20 फेब को। तो आप देखेंगे यहां पर जो 2024-25 का वित्तीय वर्ष है वो क्या है, चालू है। तो बेसिकली ये जो आंकड़े हैं हमारे पास 9 माह के आते हैं, 9 माह के आते हैं, यानी अप्रैल से दिसंबर 2024 तक के आंकड़े, दिसंबर से अप्रैल से 2024 तक के, यानी इस वित्तीय वर्ष के, कौन से के, 2024-25 के। बट हमें किसका बजट देना है अब, 2025-26 का। इसे ही कहते हैं बजट इन लाइन प्रक्रिया। अब यहां पर ये कितने का आता है, 9 माह का आंकड़ा। सरकार के द्वारा क्या कहा जाता है कि फरवरी में, अभी जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 25 में जो है 3 महीने अभी बचे हैं, तो इनका क्या करें। इनका करने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है कि सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ अनुमान मान लिया जाता है कि 9 महीने में इतना खर्च हुआ है और अगले, इसी के सापेक्ष में अगले 3 महीने में कुछ इतना खर्च होगा। जब इतना खर्च होगा तो सरकार के द्वारा क्या है, इसे क्या कहा जाता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट। ठीक है, और 2025 क्या है, एनुअल, या यहां पर क्या दिया है देख लेते हैं, बजट एस्टीमेट। इसे क्या कहा जाता है, बजट एस्टीमेट। बजट एस्टीमेट, दोबारा फिर समझ ले, यही बजट इन लाइन प्रक्रिया है। जब भी बजट जारी होता है तो ध्यान रखना 3 सालों का आंकड़ा उसमें रहता है। नंबर 1, अगर 2025-26 में दिया जा रहा है तो 2023-24 में जो हमने बजट एस्टीमेट रखा है उसका पूरा आंकड़ा, यानी अगर हम इस ईयर की बात करें तो ये कब से चला होगा, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, तो बीत चुका है। ये आंकड़ा सरकार के पास पूरा होता है। बट 2024-25 चूंकि फरवरी में बजट पेश हो रहा है, तो ये कब से चलेगा, 1 अप्रैल 2024 से। इसी बीच बजट कब पेश हो रहा है, फेब 2025, लेकिन ईयर कौन सा है, 24-25। तो ये ईयर कब पूरा होगा, 31 मार्च
25 को। तो ये जो 3 महीने के आंकड़े हैं, ये जो 3 महीने के आंकड़े हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, हमारे पास 9 महीने के आंकड़े कंप्लीट आ गए और 3 महीने के आंकड़ों को हम क्या है, एज्यूम कर लेते हैं कि इतना खर्च लगभग लगभग होगा। और फिर उसी के उन्हीं पीछे की जो 2 वर्ष हमने लिए हैं, 23-24 का पूरा आंकड़ा, 24-25 का एक अनुमानित होता है, एक रिवाइज होता है, और फिर उसी के सापेक्ष में हम 25-26 का क्या बनाते हैं, अपना खर्च बनाते हैं। आप इसे सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं कि आप ये देखते हैं कि अगर आप कुछ व्यवसाय या कुछ चीजें शुरू कर रहे हैं या कोई अपना ही बजट एस्टिमेट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आप चीजों को देखेंगे कि मेरा पिछले 1-2 सालों में खर्चा इस प्रकार से था, तो मैं क्या करूंगा, आने वाले समय में महंगाई भी बढ़ेगी, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ परिस्थिति विषम भी हो सकती है, तो उसी के सापेक्ष में क्या करेंगे, आप कुछ बजट बढ़ा कर करेंगे, और वहीं पर क्या होगा, आपका एनुअल या फिर बजट एस्टिमेट उसे कहा जाएगा। और बजट लाइन इन प्रक्रिया मतलब पिछले 2 सालों 1 सालों का, और जो चल रहा है 2024-25 वो, और अगला साल, यानी लगभग 3 सालों के आंकड़ों को क्या किया जाता है, एक प्रकार से तुलना की जाती है। अब आप इस चीज को मैंने बताया 2023-24 के आंकड़े देखोगे आप, क्या है हमारे पास, पूरे हैं, ठीक है, हमारे पास ये आंकड़े क्या हैं, पूरे हैं। 2024-25 के पास अगर हम देखें तो ये यहां पर, तो 2024-25 के अगर आंकड़े हम देखें तो इतने हैं, बट यहीं पर आप देखेंगे कि जब बजट एस्टीमेट 2024-25 का ये था, बट 3 महीने अभी बाकी हैं, तो ये देखो यहां पर लिखा है रिवाइज एस्टीमेट 24-25, तो ये या तो बढ़ता है या घटता है, उस स्थिति को देखते हुए मान लिया जाता है कि इतना ज्यादा होगा। और जब आप 2025-26 का देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि 2,40,000, ये इतना लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो लगभग 240, 14, 81, 55, ये आंकड़े रटने नहीं हैं, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये पता होनी चाहिए कि कैसे हमारे पास ये चीज होती है। तो आप यहां ये देखेंगे, कुल योग हम लगभग ये देखेंगे, तो देखो यहां पर क्या है कि 2023-24 में हमारे पास जो वास्तविक आंकड़े हैं वो कितने हैं, इतने 7946, फिर यहां पर कितने हुए 8859, और फिर थोड़ा सा आंकड़ा यहां पर क्या हुआ है, बढ़ गया, 88 से घटा है सरकार ने। अब देखो ये है कि वो 3 महीनों में आंकड़ा घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बढ़े ही, बट यहां पर क्या हो गया है, थोड़ा घट गया। सरकार ने ये माना होगा कि आने वाले जो 3 महीने हैं उनमें खर्च क्या होगा, बेसिकली कम होगा। बट यहीं पर आप देखेंगे कि 8735 से कहां पर चला गया हमारा, 10-10, 34, 75, 08, इसे आप अगर 1000 करोड़ में तब्दील करेंगे तो ये पॉइंट फॉर्म में जो वहां पर हमने देखा था वहां पर आ जाएगा। और ये चीज आपको, आई होप मैंने पूरा प्रयास किया कि समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो बता देना, मैं एक अलग से भी इसका वीडियो बना दूंगा, बट फिर भी चीजों को समझने का कोशिश करें, और इससे आपको बेहतर समझ आएगा जब आप ये पीडीएफ देखेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब ये है कि 2025-26 में प्रावधानित व्यय का अनुदान वार, कि किस पर कितना खर्च होगा। देखो विधानसभा का इतना मत दे, भारित इतना है, और ये योग इतना लगभग इस पर खर्च होगा। तो ये लगभग हर सेक्टर में जिसमें जितना खर्च होना है उसकी पूरी रूपरेखा इन्होंने बता रखी है। ये हमारा देखो वेतन पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि व्यवस्थित व्यय का मानक मदवार विवरण, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट वाइज एक्सपेंडिचर डिटेल ऑफ बजट 2025-26 का। तो यहां पर आप देखेंगे कि वेतन पर ही कितना खर्च हो जा रहा है, जो हमारा बजट है 10% उसका लगभग, ठीक है। और बाकी में आप देखेंगे कि प्रशिक्षण व्यय पे कितना होता है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, परिश्रमिक, मानदेय, अन्य भत्ते, यात्रा व्यय और अन्य सभी चीजें इसमें आपको सरकार क्या बताएगी कि उनके मंत्रिमंडल पर कितना खर्च होता है, प्लस जो सरकारी कर्मचारी है उनको पेंशन कितनी दी जाती है या फिर अदर्स पेंशन कितनी दी जाती है, सब आंकड़ा इसमें आपको मिल जाएगा। बट क्या ये आंकड़ा आपको याद करना है? नहीं, बट फिर भी आपको एक नजर लगभग इस पे मारनी है। इससे क्या होगा कि आपने, मैं मुझे पूर्ण आशा है कि आपने शायद इस डॉक्यूमेंट को आज तक तो शायद नहीं पढ़ा होगा, बट फिर भी किसी ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिकली आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने की
आदत डालिए। ठीक है, सवाल यहीं से आते हैं बेसिकली, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपको मुझे बताना था। ठीक है, मैंने बताया आपको, जैसे हम बजट को क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास 100 रुपए हैं, 100% मानने का मतलब है बेसिकली हम इसे 100 रुपए मानते हैं या फिर 1 रुपया मान लेते हैं, और 1 रुपये को 100% के बराबर हम मान लेते हैं। तो पहले ये दिखाता है कि ये पैसा यहां पर आता है, कहां कहां से आता है। तो ध्यान रखना, अपना राज्य का जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितना है, 29.3%। केंद्रीय करों में राज्य अंश। अब आपने एक चीज देखी होगी, जब आप कोई बिल लेते हैं तो वहां पर क्या लगता है, CGST, और दूसरा क्या लगता है, SGST। तो सरकार, जो केंद्र सरकार के द्वारा कर एकत्रित किए जाते हैं उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड का भी अपना एक हिस्सा है जो उसने वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्र वसूल किया गया है। तो समय समय पर क्या है कि केंद्र सरकार जो हमारे 28 स्टेट्स हैं उनसे संबंधित जो टैक्स केंद्र सरकार के पास जाता है उसे समय समय पर क्या है कि सरकार के द्वारा लौटा दिया जाता है, यानी केंद्र सरकार को राज्य सरकार को, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को वो टैक्स लौटा दिया जाता है। तो ये क्या लिखा है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश, केंद्रीय करों में राज्यांश यानी राज्य का अंश। फिर मैंने आपको बताया करेत्तर राजस्व। अब देखो पढ़ने में आसान आपको इसलिए हो जाएगा कि अब आप सोचोगे करेत्तर तो यानी जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है उसे क्या कहते हैं हम, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब किसी स्टेट में जाते तो वहां देखते हैं कि इतने 1000 करोड़ रुपए की सौगात दी। तो सरकार के द्वारा क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में पैसा दिया जाता है जिसको केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है। इसका कारण यह भी है कि केंद्र सरकार के पास जो आय के स्रोत हैं वो राज्य सरकारों से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है, और केंद्र सरकार क्या है बेसिकली हमारे राज्यों से मिलकर ही क्या बना है, यूनियन ऑफ द स्टेट हमारा भारत की एक संकल्पना है जो आर्टिकल 1 कहता है। तो यानी केंद्रीय सरकार के द्वारा समय समय पर अनुदान भी दिया जाता है। लोक लेखा शुद्ध, इसे आप छोड़ देना 0.2%, इसे नहीं जानना है आपको। ऋण व अग्रिम वसूली ये मैंने बताया है आपको, और लोक ऋण। अब लोक ऋण क्या होता है और ऋण वसूली क्या है मैं पीछे आपको बता के आया हूं। सरकार के द्वारा क्या है कि समय समय पर कुछ ऋण लिया जाता है, और लोक ऋण का मतलब यह है कि जब सरकार के द्वारा कुछ बॉन्ड इशूज किए जाते हैं RBI के माध्यम से या फिर बैंक के माध्यम से, और वहां से क्या है कि सरकार क्या होती है, ऋण लेती है, यानी बॉन्ड जारी करती है। और वो कहती है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 100 रुपए का बॉन्ड जारी किया और सरकार क्या कहेगी कि 5 साल के बाद हम आपको इस पर 5% का ब्याज देंगे। तो कितना, यानी हम आपको 25 रुपए लौटाएंगे 100 रुपए पर, और 5 साल तक आप हमें 100 रुपए दे दीजिए। और जब 100 रुपए आपसे ले लेगी तो सरकार क्या करेगी, फिर उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेगी या फिर अपने जो भी खर्चों को पाटने। ये वही तरीका है कि सरकार के द्वारा आय के स्रोत कैसे डेवलप किए जाते हैं, तो वो इस तरीके से किए जाते हैं जो मैं पीछे बता के आपको बेसिकली आया था। तो लोक ऋण यानी लोगों से भी सरकार के द्वारा ऋण लिया जाता है, और प्लस अन्य जो संस्थाएं हैं, RBI हो गया या भारत सरकार हो गया या विदेशी सरकार हो गया, वहां से भी राज्य सरकार के द्वारा क्या है कि समय समय पर ऋण लिए जाते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रुपया आता है, यानी सरकार के पास कहां से पैसा आया। अब एक चीज क्या है, रुपया कहां को गया। उस 100% को, जब कोई चीज हमारे पास 100% आई, ये क्या है, कम्स, तो कहीं को गोज भी तो होगी। ये आया और ये गया, तो 100% अब खर्च कहां पर होगा। तो आप यहां पर देखो, वेतन, भत्ते, मजदूरी इत्यादि पर इसकी डिटेल आपको देखनी है तो वहां जाइएगा पीछे जहां मैंने आपको दिखाया था। ये इस वाले सेक्टर में आप आएंगे तो यहां आपको पूरा विवरण मिल जाएगा कि कहां कहां कैसे कैसे खर्च है। ठीक है, ये निवेश सरकार के द्वारा क्या है कि समय समय पर निवेश भी किया जाता है, इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है। तो आप देखेंगे पहले वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान में कितना, लगभग 24% यानी
टोटल बजट का एक चौथाई किस में चला जाता है, जो सरकारी कर्मचारी या फिर जो विधायक एमपी, जो इनकी विधायकों की जो पेंशन वगैरह हैं या फिर जो वेतन है, लगभग 24% वहां पर चला जाता है। फिर क्या है कि सहायक अनुदान, अंशदान और राज सहायता, सरकार के द्वारा कुछ अनुदान भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, किसी योजना पर अनुदान दिया जा रहा है, जो पैसा सरकार के द्वारा दे दिया जाता है और उसे वापस नहीं लिया जाता है। ब्याज और लाभांश, यानी मैंने बताया आपको सरकार के द्वारा जो पैसा लिया गया उस पर कुछ ब्याज भी दिया जा रहा होगा, तो लगभग 8%, 8.56% कहां है, ब्याज में। अब यह आप देखिए, यानी 100 रुपए में से 25 रुपए तो हमारे किस पर चले गए, वेतन में, और बृहत निर्माण कार्य, या अब आप देखो यहां पर सिर्फ 10% या 10.94, 100 रुपए में से 11 रुपए ही सरकार के पास, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भविष्य में क्या करेगा, पूंजी निर्माण करेगा और वित्तीय परिसंपत्तियों को बढ़ाएगा। तो आप देखेंगे कि लगभग 100 में से 11 रुपए ही पूंजीगत निर्माण में खर्च होते हैं, जो यहां पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। अन्य व्यय, कुछ सरकार के अन्य व्यय भी होते हैं, उस ग्राफ में आपको मिल जाएगा उस टेबल में। और पेंशन, पेंशन जो दी जाती है, यानी देखो पेंशन यहां नहीं है, पेंशन तो दी जाती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गई, या फिर विधायकों को पेंशन मिल रही है, या फिर जो 2005 से पहले के कर्मचारी नियुक्त हैं उनकी जो रिटायरमेंट हो रहा है उनका भी सरकार के द्वारा कुछ पेंशन दिया जाता है राज्य सरकार की नौकरी में, तो उसमें भी कितना लगभग चला जाता है, 100 में से 12 रुपए चले जाते हैं। ठीक है, ये किसके सापेक्ष में है, ये जो हमारा 101,034 करोड़ रुपए हमने देखे ना बजट का, उसका डिवाइडेशन लगभग कुछ इस तरीके से होता है। एक चीज और जाननी है आपको, आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होना है। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब कि आप सोच रहे हो इस डेटा को बैठ के आप रटने का प्रयास करो, नहीं, कतई नहीं करना है। बस एग्जाम से पहले 3-4 बार इसकी नजर मारनी है कि कैसे इन चीजों को हम समझें। ठीक है, कैसे हम इन चीजों को समझें। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर के द्वारा ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है और इसे अरेंज करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो इस चीज को आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर खर्च देखें हमारा अन्य व्यय का है, दूसरे पे हमारा वेतन भत्ते में 23% है, फिर तीसरे नंबर पे हम देखें तो पेंशन अनुदान में यह आ जाता है 13%, और फिर इससे ऊपर जाके हम देखें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10.95। और इसी तरीके से अगर हम आय की बात करें तो लगभग 100 में से, ये देखो आप 100 में से जो 29.38, मैं इसे 30 मान लेता हूं, 30 रुपए क्या है, लगभग राज्य का स्वयं का जो टैक्स है जो लगाता है। ठीक है, 30 रुपए स्वयं के टैक्स के आते हैं, और लगभग 20 रुपए हमें केंद्र से मिलते हैं। लगभग 20 रुपए हमें कहां से मिलते हैं, केंद्र से मिलते हैं, और 22 रुपए हमें कहां से मिलते हैं, अनुदान के रूप में। अनुदान मैंने बताया सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये ग्राफ ये समझ आया होगा। तो फिर भी आप ध्यान रखना कि इस डॉक्यूमेंट को आप अच्छी तरीके से पढ़ना। ये ठीक है, ये बजट का सार है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। ठीक है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है, प्रारंभिक घाटा क्या होता है, यहीं पर चलिए बता देता हूं मैं आपको एक्चुअली। हाँ, यहां बताता हूं। देखो, देखो, एक होता है राजस्व घाटा, एक होता है राजस्व। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज पेशेंस बनाए रखिएगा। मैं सोच रहा हूं आज बजट को खत्म कर देता हूं। एक होता है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा किसे कहते हैं, जो हमें
राजस्व प्राप्ति होती है और जो हमारा माइनस राजस्व खर्च। ठीक है। एक होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा ये क्या होता है बेसिकली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है राजकोषीय घाटा, या हम इसे वित्तीय घाटा भी कहते हैं, या हम इसे वित्तीय घाटा भी कहते हैं। ठीक है। राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय, कुल जो हमारा खर्च है, माइनस बिना ऋण वाली प्राप्ति। ठीक है। ये जो फिगर है ये आपको माइनस में आएगी। ठीक है। ये माइनस में आएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि बिना ऋण वाली प्राप्ति हमारी ज्यादा होंगी और कुल खर्च हमारा कम होगा। ठीक है। बिना ऋण वाली प्राप्ति हमारी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, नहीं कम होंगी, कम होंगी। और माइनस होने का मतलब ये है कि हम पे ये चीज ये शो करता है कि हमारे ऊपर इतने पैसे का कर्ज है। ठीक है। कुल व्यय माइनस बिना ऋण वाली प्राप्ति। एक होता है, और हाल अभी जो राज्य सरकार का है, राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसे। फिस्कल डेफिसिट। तो अभी जो राज्य सरकार का है ये 2.9%, 2.9% है। और ये किसका है, जीएसडीपी का। जीएसडीपी भी कौन सी हमने कितना पढ़ा था, 346 करोड़। ये पढ़ के आए थे ना हम। ध्यान रखना, जब भी राजकोषीय घाटे की बात होगी तो वो जीएसडीपी के संदर्भ में होगी या फिर जीडीपी के संदर्भ में होगी। और केंद्र सरकार का कितना है, 4.4%। 2025-26 के लिए ये टारगेट है, ये केंद्र सरकार का है, ध्यान रखना। ठीक है। ये किसका है, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का 4.4%। और 2.9 किसका है, राज्य सरकार यानी अपने उत्तराखंड का। एक हम देखते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा। ठीक है। इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह के द्वारा मानी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है। बेसिकली ये कहता है राजकोषीय घाटा जो हमारा आता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, ब्याज अदायगी से बेसिकली कहते हैं हम राजकोषीय घाटे को। ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान। अब वैसे तो आपने शायद पहली बार भी पढ़ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यार ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, ये कौन सा बजट है। तो चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता भी रहा हूँ आपको। बट आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं दोबारा आपकी समस्या का रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है। हमने पहला घाटा पढ़ा राजस्व घाटा, दूसरा पढ़ा हमने राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट जो कि 2.9% है, और तीसरा पढ़ा हमने प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि हमने जो ऋण ले रखा है सरकार के द्वारा जो ऋण लिया गया है, बेसिकली उसमें हम ब्याज का भुगतान कितना कर रहे हैं। तो प्राथमिक घाटे से हमारी ये पिक्चर आती है। अब इस चीज को जब आप देखोगे यहां पर, तो मैं आपको ये चीज इसलिए भी बताई अलग से कि ये बतानी भी ज्यादा जरूरी थी। ये देखो, यहां पर आप देखोगे राजस्व घाटा,
तो राजस्व घाटा क्या है, ये देखो यहां पर राजस्व घाटा क्या है, देखो राजस्व घाटा क्या है, 1 - 9, और 1 पे क्या है आपका राजस्व प्राप्ति, और 9 पे क्या है आपका राजस्व खाते पर, यानी खर्च की बात कर रहा है 9। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये देखेंगे आप, ये 2585 करोड़, 2525 करोड़ रुपए हमारा क्या है ये। और यहीं पर आप देखेंगे राजकोषीय घाटा, यानी 1 + 5 + 6। तो 1 पे क्या है राजस्व प्राप्ति है हमारी, 5 में क्या है ऋण की वसूली, ये भी बिना ऋण वाली प्राप्ति होती है हमारी, प्लस 6 में क्या आएगी अन्य प्राप्ति, अदर रिसिप्ट। ये मैंने बताया यदि सरकार के द्वारा कोई पीएसयू है उससे लाभ होता है, प्लस यदि सरकार के द्वारा कोई लोन दिया गया है उससे हमें ब्याज की प्राप्ति होती है, तो वो भी इसमें आएगा। तो 1 + 5 + 6 -9, 9 क्या है हमारा राजस्व खाते पर खर्च जो हमारा हो रहा है, प्लस 11 - 9 पूंजी खाते पर, और 11 - 13 क्या है हमारा ऋणों की अदायगी। इसमें से माइनस करके प्लस जो आता है उसे क्या कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ये आपको भी यहां पर टफ लग रहा होगा, बट जब आप इसको राजकोषीय घाटा को और अलग अलग टर्म करके उन्हें लिखेंगे तो ये चीज पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये आप यहां पर आप देखोगे 12,604, और ये लगभग लगभग कितना बैठता है 2.9%। ठीक है, अगर 3% भी आ जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति की बात नहीं है, 2.9% लगभग मान के चलना। और प्राथमिक घाटा मैंने आपको बताया, क्या बताया, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। तो हमारा 17 नंबर पे क्या है राजकोषीय घाटा, देखो 17 - 10 है, तो राजकोषीय घाटा हमारा किस पर है 17 पर, और 10 पर हमारा क्या है ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने बताया ना आपको कि हम ब्याज कितना भुगतान कर रहे हैं, ये हमने देखा ना राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो यहां पर क्या है ये आप देख भी सकते हैं 17 - 10, 17 पे क्या है राजकोषीय घाटा और 10 पर क्या है ब्याज अदायगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी बात है। अब हम 2-3 चीजें हैं एक्स्ट्रा, कुछ फैक्ट हैं वो लिख लेते हैं, और फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। ऑलरेडी क्लास 42 मिनट जा चुकी है, बट फिर भी कोई बात नहीं। देखो, सरकार के द्वारा मैंने बताया ना आपको जेंडर बजट में 16,914 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है, ये कुछ प्राविधान है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, बता देने चाहिए। दूसरा, सीएम माननीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा पीएसडी, इनके द्वारा चमोली में एक सारकोट गांव है, सारकोट गांव, इसे क्या लिया गया है गोद लिया गया है, और इसे क्या है आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है आपको, ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय बनाने का भी प्रस्ताव इस बजट के माध्यम से रखा गया है। तो ये कुछ मेन आपको जो प्रावधान है सरकार के द्वारा किए गए हैं। बाकी आप अगर अपडेटेड परीक्षावाणी हो उससे पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आपको अगर और डिटेल में जाना है तो फिर इस पीडीएफ के माध्यम से आप गूगल करोगे उत्तराखंड का बजट, और बजट एक नज़र में करके हेडिंग आएगी, तो उसे आप आसानी से इजीली कैरी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर हमारा उत्तराखंड के करंट की जो स्थिति है वो लगभग कंप्लीट होती है। समसामयिक मुद्दों पर आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आती रहेंगी या चर्चाओं में रहेंगी उन्हें मैं क्लास के माध्यम से आपको बताता रहूँगा, ये बात है। ठीक है, और इसी के साथ हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, आप लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है।
रीच भी बढ़ रही है, व्यूज़ भी काफ़ी ठीक ठाक हैं देखा जाए तो, बट फिर भी मेहनत स्टिल करते रहेंगे। और जो नीडी बच्चे हैं उनको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और उन्हें तक भी पहुंचा दें। आपके पास जो भी ग्रुप्स होंगे वहां पर चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वहां पर चीज़ें आप पहुंचा सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद देखने के लिए भी, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। हम एग्जाम सीरीज, और अगला जो टॉपिक है मैं आप अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि अगला जो टॉपिक है, हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे। इंडियन ज्योग्राफी की काफ़ी डिमांड थी, उसे करूँगा क्योंकि मैंने देखा है कि उत्तराखंड के बारे में जो उत्तराखंड का हिस्ट्री है वो है, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा भी रखी हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे। बट फिर भी अगर आपको लगेगा कि नहीं हमें पढ़नी है, मुझसे पढ़नी है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी प्रयास करूंगा। बट हम इंडियन ज्योग्राफी और प्लस इसके साथ ही फिर हम अगली क्लासेस से एग्जाम सीरीज शुरुआत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली क्लास में।